हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी रेल्म हिंदी विद शिव। आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड्स अपोकलिप्स ऑनलाइन, जहां गु चिंग शान अपोकलिप्स के बाद अचानक पास्ट में पहुंच जाता है। लेकिन अपोकलिप्स अभी शुरू भी नहीं हुआ। क्या वो फ्यूचर को बदल पाएगा? तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। वर्ल्ड्स अपोकलिप्स ऑनलाइन चैप्टर 1। लगातार एक दिन और एक रात से बारिश हो रही थी। बाहर मिलिट्री के डेड पिट में अचानक लाशों के बीच से एक हाथ बाहर निकला। नाइट पेट्रोल पर तैनात सोल्जर यूज देखकर बुरी तरह डर गया। उसके हाथ से लैंटर्न छूट गया और वो भागता हुआ आउटपोस्ट के अंदर गया, कमांडर को रिपोर्ट करने के लिए। कुछ ही देर बाद कमांडर और वो नाइट पेट्रोल सोल्जर हाथ में सिमेटर और लैंटर्न लिए आउटपोस्ट से बाहर निकले। दोनों ने बारिश के बीच ध्यान से डेड पिट की तरफ देखा। उन्हें लाशों के बीच एक इंसान की सिलुएट नजर आई। वो चुपचाप लाशों के दरमियान बैठा हुआ था। कमांडर ने लैंटर्न को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि उससे सामने का सीन क्लियरली दिख सके। अब सिलुएट साफ नजर आ रही थी। वो एक सोल्जर था। उसने फटा पुराना लेदर आर्मर पहना हुआ था और वो स्कल्स के एक ढेर पर अपनी पीठ टिकाए बैठा था। उसकी पीठ कमांडर की तरफ थी। कमांडर ने अपनी ब्लेड को मजबूती से पकड़ा और धीमी आवाज में पूछा, कौन है वहां? तेज बारिश के शोर के बीच एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मैं वैनगार्ड लीजन से हूं। अभी मैं बुरी तरह इंजर्ड हूं। मूव नहीं कर सकता। मूव नहीं कर सकता? कमांडर के चेहरे का टेंशन थोड़ा कम हुआ। उसने ब्लेड नीचे की और आगे बढ़ते हुए कहा, ओह, तो तुम वैनगार्ड के अपने आदमी हो। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। सोल्जर ने जवाब दिया, थैंक यू। कमांडर हल्का सा मुस्कुराया, यूर वेलकम। अगले ही पल उसकी आवाज बदल गई, मर जाओ। शिंग। उसकी ब्लेड ने बारिश की धार को चीर दिया। ठंडी सिल्वर रोशनी चमकी और ब्लेड सीधा सोल्जर की गर्दन की तरफ गई। कमांडर का अटैक बेहद तेज था। टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। स्लैश। सोल्जर का सिर उसके धड़ से अलग हो गया और सीधा डेड पिट के अंदर मिट्टी में जा गिरा। एक ही स्लैश। अब कोई परेशानी नहीं। कमांडर के चेहरे पर एक स्मग स्माइल आ गई। उसने ब्लेड को शीथ में डाल दिया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। सर, उसे अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं मिला। लाशों के बीच से एक सिलुएट अचानक उछालकर बाहर आई। एक ठंडी सिल्वर चमक कमांडर की तरफ लपकी। स्लैश। कमांडर का पूरा आर्म ब्लेड समेत सीधा कट होकर अलग जा गिरा। खून का फाउंटेन उस जगह से निकला, लेकिन तेज बारिश और हवा ने कुछ ही पल में उस खून को दबा दिया। कमांडर के दिमाग में अनबेरेबल पेन की लहर दौड़ गई। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ था। उसकी आंखों में एक सिलुएट नीचे गिरती हुई दिखाई दी और उस रिफ्लेक्शन में एक सेबर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अगला ही सेकंड, छैक, सेबर सीधा उसकी आंख के सॉकेट में घुस गया। दर्द सिर्फ कुछ पल रहा, उसके बाद सिर्फ अंधेरा। कुछ सांसें बीतने के बाद यंग मैन ने कमांडर की आंख से अपना सेबर खींच लिया। कमांडर की लाश पीछे गिरती हुई सीधा मडी वाटर में जा पड़ी। यंग मैन ने सेबर को अपने हाथ में पकड़े रखा और वहीं खड़ा रहा। रात की बारिश अब भी बिना रुके बरस रही थी। बारिश का पानी यंग मैन के चेहरे पर लगी मिट्टी को ढो रहा था और धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होने लगा। उसकी आंखों में चमकती हुई प्यूपल्स नजर आई। अचानक उसकी आंखें टेढ़ी हो गईं। उसके बिल्कुल पैरों के पास कमांडर की लाश का पेट अचानक फूलने लगा। ग्रर, उसके अंदर से एक अजीब गर्गलिंग साउंड आ रही थी। यंग मैन ने गहरी सांस ली। उसने दोनों हाथों से सेबर को पकड़ा और कमांडर के फूल चुके पेट में सीधा घुसा दिया। एक ऐसी चीख डेड पिट में गूंज उठी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। कमांडर के पेट से अचानक काला धुआं फूट पड़ा। लाश के अंदर कुछ वायलेंट तरीके से हिल रहा था, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर निकालने के लिए डेस्परेट हो। अगले ही पल आरआईपी, कमांडर का पेट फट गया। अंदर से एक पतला सूखा हुआ काला पंजा बाहर निकला, लेकिन उस हॉरिफाइंग डिमोनिक क्लॉ को कुछ करने का मौका मिलता उससे पहले ही यंग मैन ने अपने सेबर के हैंडल को जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक रहा था। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, डाई, और जो लाश अभी तक तड़प रही थी वो अचानक बिल्कुल रुक गई। डिमोनिक क्लॉ भी धीरे से नीचे गिर गया। सब कुछ फिर से शांत हो गया। कमांडर की लाश के नीचे से धीरे धीरे बदबूदार काला खून बहने लगा। काले खून को देखने के बाद यंग मैन ने फाइनली हल्की सी राहत की सांस ली। उसने सेबर को लाश से बाहर निकाला।
फिर उस क्रीपी कॉर्प्स को देखते हुए धीमी आवाज में खुद से बोला, कितना स्ट्रेंज सिनेरियो है, वंडर करता हूं रिवॉर्ड क्या मिलेगा। उसकी आवाज में हल्का सा एक्साइटमेंट था। फिर उसने धीमी आवाज में पुकारा, सिस्टम। 1 सेकंड, 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अंधेरी रात में सिर्फ बारिश और हवा की लगातार आवाज सुनाई दे रही थी। यंग मैन के चेहरे पर कंफ्यूजन आ गया। उसने अपना सिर घुमाया और आसपास के सीन को देखा। पीछे था डेड पिट, उसके पैरों के पास था डीमन का कॉर्प्स, और थोड़ी दूर एक मिलिशिया सोल्जर खड़ा था जो डर के मारे ऑलमोस्ट कांप रहा था। उसके होंठ तक ट्रम्बलिंग कर रहे थे। यंग मैन ने धीरे से कहा, स्ट्रेंज। फिर उसकी आंखें नैरो हो गई। क्वेस्ट क्लियर नहीं हुआ। सिस्टम अभी भी साइलेंट था। इसका मतलब था क्वेस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। यंग मैन ने मिलिशिया सोल्जर की तरफ देखा। उसे अचानक लगा कि शायद सीन में कुछ ऐसा था जो उसे मिस हो गया। उसने सोचने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो लगभग गिर पड़ा। अभी तक डीमन को मारते वक्त उसने अपनी बॉडी की कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब वो रिलैक्स हुआ, उसे अपने पूरे बॉडी में अनबेरेबल पेन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में हजारों नीडल्स चुभी हुई हो। उसकी टांगें लीड की तरह भारी लग रही थी। हर एक स्टेप के साथ उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो रही थी। ये नॉर्मल नहीं था। अपोकलिप्स आने के वक्त उसने अपनी पूरी पावर लगाकर लास्ट डीमन लॉर्ड को मारा था, लेकिन गेम से इजेक्ट होने के बजाय वो अब इस अननोन जगह पर किसी अजीब बॉडी के अंदर आ गया था। आखिर ये जगह थी कहाँ? यंग मैन ने आंखें सिकोड़कर देखा, फिर धीरे धीरे मिलिशिया सोल्जर की तरफ बढ़ा और मिलिट्री सल्यूट किया। प्राउड स्टीड स्क्वाड, गू चिंग शान रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। मिलिशिया सोल्जर का चेहरा और भी ज्यादा डर से भर गया। तुमने कमांडर को मार दिया, गू चिंग शान ने कामली जवाब दिया। वो इंसान नहीं था। मिलिशिया सोल्जर अभी भी कांप रहा था। गू चिंग शान ने उसे ध्यान से देखा। उसने नोटिस किया कि सोल्जर ने ओल्ड टाइप लेदर आर्मर पहना हुआ था। इस आर्मर में स्पिरिट एनर्जी रिसीव करने के लिए कोई डिवाइस तक नहीं था। आज के टाइम में मिलिट्री की सबसे बेकार स्क्वाड भी इतने पुराने आर्मर का इस्तेमाल नहीं करती। गू चिंग शान ने अपने खुद के कपड़ों और आर्मर की तरफ देखा। उसके पास भी बिल्कुल वही एंटीक टाइप आर्मर था। उसके सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट गायब थे। ये सिचुएशन और भी स्ट्रेंज थी। मिलिशिया सोल्जर ने धीरे से डेड पिट की तरफ देखा। कमांडर की डिफॉर्म्ड कॉर्प्स अभी भी मडी वाटर में पड़ी थी। वो कुछ देर हेजिटेट करता रहा। फिर उसने पूछा, लेकिन जब तुमने उसे मारा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो इंसान नहीं था? गू चिंग शान ने शोल्डर श्रग किए। मैं बस केयरफुल था। उसने पहले मुझ पर अटैक किया। गू चिंग शान वापस कमांडर की कॉर्प्स के पास गया। उसने लाश को खींचकर मिलिशिया सोल्जर के बिल्कुल सामने ला दिया। फिर बोला, देखो, ये एक स्किन शेडिंग ब्लड डीमन है। गू चिंग शान ने अपने सेबर की मदद से कमांडर के पेट को फिर से खोला। अंदर एक हॉरिफाइंग मॉन्स्टर नजर आया। उसका पूरा बॉडी काला था। उसके चेहरे पर एक टेरिफाइंग एक्सप्रेशन था और उसकी आंखों में अजीब वर्टिकल प्यूपल्स थे। मिलिशिया सोल्जर ने जब अपनी आंखों से मॉन्स्टर की कॉर्प्स देखी तो उसका डर और बढ़ गया। पिछले कुछ दिनों से उसके कॉमरेड्स एक एक करके अजीब तरीके से मर रहे थे। अब उसे समझ आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ होगा। उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई, लेकिन इसी के साथ उसके दिल में गू किंग शान के लिए ग्रेटिट्यूड भी पैदा हुआ। थोड़ा कॉम होने के बाद मिलिशिया सोल्जर ने पूछा, तुमने कहा तुम्हारा नाम गू किंग शान है? हाँ। प्राउड स्टीड स्क्वाड से? हाँ। मिलिशिया सोल्जर ने फिर पूछा, तुम्हारा बैज? गू किंग शान ने अपना बैज निकाला। उसने एक बार खुद भी यूसे देखा, फिर बैज मिलिशिया सोल्जर की तरफ फेंक दिया। बैज को हाथ में लेते ही गू चिंग शान को एक अजीब चीज महसूस हुई। ये बैज उसकी मेमोरी से काफी ज्यादा हैवी था। करंट लेवल की स्मिथिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन बैज एक पेपर शीट जितना हल्का बनाया जा सकता था, लेकिन उसके हाथ में जो बैज था वो लगभग 1 किलोग्राम का था। इतना हैवी क्यों है? गू चिंग शान और भी कंफ्यूज्ड हो गया। Malicious soldier नी बैज को carefully चेक किया। बैज पर 6 वर्ड्स engraved the Proud Steed Squad, गू चिंग शान। इंग्रेविंग का वर्कमैनशिप बहुत रफ था, लेकिन लेटर्स बिल्कुल रियल लग रहे थे। बैज जेन्युइन था। Malicious soldier ने रिलीफ की सांस ली। अब उसके चेहरे पर नर्वसनेस कम थी, सिर्फ एग्जॉस्टन दिख रही थी। उसने कहा, फाइनली एक लिविंग पर्सन। फिर उसने जल्दी से कहा, आओ, हम ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते। क्लियरली ये किसी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट था। ऑब्सोलीट। गू चिंग शान के दिमाग में अचानक एक थॉट आया,
एक ऐसा थॉट जो इतना टेरिफाइंग था कि उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने तुरंत अपना सिर उठाया। उसकी नज़र आगे चल रहे मिलिशिया सोल्जर पर टिक गई। ओल्ड टाइप लेदर आर्मर, हेवी ब्रॉन्ज बैज, आउटडेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट, सब कुछ एक ही पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा था। गू चिंगशान ने खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, ब्रदर? क्लियरली ये किसी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट था। ऑब्सोलीट। गू चिंगशान के दिमाग में अचानक एक थॉट आया, एक ऐसा थॉट जो इतना टेरिफाइंग था कि उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने तुरंत अपना सिर उठाया। उसकी नज़र आगे चल रहे मिलिशिया सोल्जर पर टिक गई। ओल्ड टाइप लेदर आर्मर, हेवी ब्रॉन्ज बैज, आउटडेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट, सब कुछ एक ही पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा था। गू चिंगशान ने खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, ब्रदर? अभी कौन सा ईयर चल रहा है? मिलिशिया सोल्जर ने पीछे मुड़कर उसे देखा। उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन था, जैसे क्वेश्चन ही अजीब हो। फिर उसने कैजुअली जवाब दिया, ऑब्वियसली लास्ट पीसफुल ईयर। गू चिंगशान स्टन्ड रह गया। उसका दिमाग जैसे एक पल के लिए ब्लैंक हो गया और तभी उसकी आंखों के सामने अचानक इन्फॉर्मेशन की एक मैसिव स्ट्रीम अपीयर हुई। जैसे एक वाटरफॉल की तरह डेटा उसकी विजन के सामने फ्लो करने लगा। क्लियर ब्लू लाइट की वेव स्क्रीन की तरह स्प्रेड हो गई। क्लिक। एक कोल्ड मैकेनिकल वॉइस उसके दिमाग में गूंजी। करंट टाइम कंफर्म्ड, लास्ट पीसफुल ईयर, टाइम फ्लो इज स्टेबल, कंफर्म्ड, सब्जेक्ट हैज एस्केप्ड फ्रॉम द स्पेस टाइम वॉर्टेक्स। फिर एक फाइनल कंक्लूजन आया। कंक्लूजन, सक्सेसफुली एस्केप्ड फ्रॉम द अपोकलिप्स। गू चिंगशान की आंखें वाइड हो गईं। सिस्टम फाइनली एक्टिव हो चुका था, लेकिन गू चिंगशान को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उसके अंदर सिर्फ एब्सोल्यूट डिसबिलीफ था। लास्ट पीसफुल ईयर? गेम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। ये पीरियड तो गेम की सेटिंग का एक हिस्सा था, एक ऐसा पास्ट जो पहले ही हिस्ट्री बन चुका था। रियलिटी के ह्यूमंस ने अभी तक ऑफिशियली इस टेरिफाइंग ऑल्टरनेट वर्ल्ड में एंटर भी नहीं किया था। जब पहले प्लेयर्स ने गेम खेलना शुरू किया था, तब तक एक पूरा साल बीत चुका था। गू चिंगशान के दिमाग में एक हॉरिफाइंग पॉसिबिलिटी बनी, क्या मैं गेम शुरू होने से पहले ही वापस आ गया हूँ? लेकिन फिर एक और सवाल उसके दिमाग में आया, और रियल वर्ल्ड का क्या मैं रियल वर्ल्ड में भी पास्ट में वापस आ गया हूँ? उसका हार्ट अनकंट्रोलेबली फास्ट बीट करने लगा। उसने तुरंत आसपास देखा। आगे मिलिशिया सोल्जर काफी दूर जा चुका था। वो ऑलरेडी आउटपोस्ट के गेट्स के अंदर पहुंच चुका था। आउटपोस्ट के गेट्स के आसपास एक इनविजिबिलिटी फॉर्मेशन की स्पिरिट एनर्जी फेंटली ड्रिफ्ट कर रही थी। गू चिंगशान ने आउटपोस्ट के पार दूर तक देखा। डेसोलेट कंट्रीसाइड बारिश में ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुका था, लेकिन उससे दूर बारिश के बीच एक जाइगेंटिक सिलुएट नजर आ रही थी। वो कभी विजिबल होती और कभी बारिश के पर्दे में डिसअपियर हो जाती। गू चिंगशान ने धीरे से अपना आर्म उठाया, फिर चौंप। उसने अपने ही आर्म को काट लिया। 2 क्लियर टीथ मार्क्स उसकी स्किन पर बन गए। थोड़ा सा ब्लड भी बाहर निकला। गू चिंगशान की आंखें धीरे धीरे नैरो हो गईं। दर्द हो रहा था, बहुत रियल दर्द। ये ड्रीम नहीं था। गू चिंगशान वहीं खड़ा रहा, एक स्टैचू की तरह। बारिश उसके पूरे बॉडी को भिगोती रही। ठंडी रेन वाटर उसके आर्मर और फेस से बह रहा था, लेकिन गू चिंगशान को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, वो अपोकलिप्स से बचकर पास्ट में आ चुका था। गू चिंगशान तेज बारिश के बीच बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसके सामने लास्ट पीसफुल ईयर था, एक ऐसा समय जब अपोकलिप्स अभी ऑफिशियली शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन गू चिंगशान जानता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसने अपोकलिप्स को अपनी आंखों से देखा था, उसने डीमंस को देखा था, उसने दुनिया को बर्बाद होते देखा था, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने लास्ट डामन लॉर्ड को खुद मारा था। लेकिन अब वो सब कुछ बदलने से पहले ही वापस आ चुका था। सिस्टम की कोल्ड मैकेनिकल वॉइस उसके दिमाग में अब भी गूंज रही थी। कंक्लूजन, सक्सेसफुली एस्केप्ड फ्रॉम द अपोकलिप्स। गू चिंगशान ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में कंफ्यूजन धीरे धीरे डिटर्मिनेशन में बदलने लगा। अगर वो सच में पास्ट में वापस आ गया था, तो उसके पास एक ऐसी चीज थी जो दुनिया में किसी और के पास नहीं थी, फ्यूचर की नॉलेज। वो जानता था कि अपोकलिप्स कैसे आएगा, वो जानता था कि गेम कब स्टार्ट होगा, वो जानता था कि डीमंस किस तरह दुनिया में फैलेंगे, और शायद इस बार वो सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर सकता था। लेकिन अभी सबसे पहले उसे ये समझना था कि सिस्टम ने उसे यहाँ क्यों भेजा था। उसने अपनी नज़र आउटपोस्ट की तरफ उठाई। मिलिशिया सोल्जर अब गेट के अंदर खड़ा उसका वेट कर रहा था। गू चिंगशान ने एक बार पीछे मुड़कर डेड पिट को देखा। कमांडर की कॉर्प्स अब भी मडी वाटर में पड़ी थी। उसके अंदर छुपा स्किन शेडिंग ब्लड डीमन मर चुका था। अगर गू चिंगशान नहीं आता तो शायद ये डीमन और लोगों को मार देता। इसका मतलब था पास्ट भी कंप्लीटली सेफ नहीं था। अपोकलिप्स शुरू होने से पहले भी डार्कनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। गू चिंगशान ने अपना साबिर मजबूती से पकड़ा, फिर धीरे धीरे आउटपोस्ट की तरफ चल दिया। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन उसके कदम पहले से ज्यादा फर्म थे। उसने दिल ही दिल में एक डिसीजन लिया, अगर मुझे 1 सेकंड चांस मिला है
तो इस बार मैं अपोकलिप्स को अपनी मर्जी से फेस करूंगा। और इस तरह गु चिंग शान की सेकंड लाइफ शुरू हुई। नोट्स का सिंपल मीनिंग सिस्टम। चाइनीज वेब नॉवेल्स में सिस्टम एक स्पेशल सपोर्ट मैकेनिज्म होता है जो जनरली सिर्फ प्रोटैगनिस्ट को मिलता है। ये प्रोटैगनिस्ट को मिशंस, रिवॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन या एबिलिटीज देकर एडवांटेज दे पाए। वैनगार्ड लीजन, इसका मतलब बेसिकली आर्मी का वो ग्रुप है जो बैटल में सबसे पहले एंटर करता है। इनविजिबिलिटी फॉर्मेशन, ये एक स्पेशल फॉर्मेशन होती है जो स्पिरिट एनर्जी और पावर को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में यूज करके किसी एरिया को हाइड या इनविजिबल कर सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गु किंग शान पास्ट में वापस आ चुका है और अब उसके पास फ्यूचर की नॉलेज है, लेकिन वो यहाँ क्यों आया है ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ शिव, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।